हेलो दोस्तों, अफलाक कोचिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अफलाक अहमद और मेरी 2 वीडियो इससे पहले आप देख चुके हैं। मैथ की मैंने वीडियो डाली थी और इससे पहले रीजनिंग की डाली थी। तो आज हमारा ये 3rd वीडियो है और हम तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की। और आज हमारी 3rd क्लास है जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ेंगे। जनरल साइंस की हमारी क्लास फर्स्ट है और ये जो आपको काम में आएगा ये आएगा रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला है। लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, उसके बाद होगा ये ग्रुप डी में आएगा, पुलिस का आगे एग्जाम आएगा उसमें काम आएगा ये जनरल साइंस। सीआईएसएफ का जुलाई में होगा पेपर, उसमें काम में आएगा ये आपके। और एसएससी में तो काम में आएगा ही, और अदर एग्जाम जो भी आप आर्मी के वगैरह देते हैं क्लास, उसमें ये सब काम में आएगा। जनरल साइंस हर पेपर में आता है। तो आज हम जनरल साइंस पढ़ेंगे और ये हमारी क्लास फर्स्ट है। और सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में ये तंत्र होते हैं ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में ये तंत्र होते हैं। इन तंत्र को हम एक एक करके पढ़ेंगे एक एक क्लास में। तो ये रक्त परिसंरचना होता है, ब्लड सर्कुलेशन इसे कहते हैं इंग्लिश में। ये पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इसे इंग्लिश में। श्वसन तंत्र, एक्स्ट्रामेडुलरी सिस्टम, और उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंरचना, ब्लड सर्कुलेशन। जो ह्यूमन बॉडी में है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है उसके बारे में हम बायोलॉजी में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे यही वो है रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो देखते हो, तो अगर आप एग्जाम के लिए देख रहे हैं आपके हेल्पफुल होगी। आप कुछ एक नोटबुक लेके बैठें जिससे कि जो हम मेन इंपोर्टेंट जो होते हैं पॉइंट वो आपको बताएं, वो आप नोट करते रहें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंरचना। सबसे पहले आता है रक्त परिसंरचना। ठीक है, इसका पहला पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि रक्त परिसंरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, किस साइंटिस्ट ने की थी। ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त परिसंरचना की खोज किस साइंटिस्ट ने की? विलियम हार्वे ने की। ठीक है, उसके बाद आता है मानव शरीर में। क्वेश्चन ये आ चुके हैं, जो आ चुके हैं क्वेश्चन मेन हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगला आता है कि मानव शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है, रक्त कितने लीटर मानव शरीर में होता है। तो इसका आंसर आता है 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है मानव शरीर में। मानव शरीर में ठीक है, ये 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि जो मानव का रक्त होता है वो क्या होता है? एक तरल संयोजी यूतक होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मानव का रक्त जो होता है तरल संयोजी यूतक है। तरल संयोजी ऊतक है ये। ऊतक से मिलकर मानव का अंग बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। पीएच वैल्यू पूछी जाती है इसकी, तो इसकी पीएच वैल्यू लिख लीजिए। रक्त की पीएच वैल्यू, मानव शरीर का जो खून होता है, रक्त होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। 7.4 होती है ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मानव शरीर का रक्त होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये है रक्त
और रक्त में क्या क्या कंटेन रहता है ये देखते हैं इसके भाग। जो मानव शरीर का रक्त होता है उसमें प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं, दो भागों में पहले ये डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा होता है 55%, 55% प्लाज्मा होता है। उसके बाद रक्त कणिकाएं होती हैं 45% होती है रक्त कणिकाएं, ठीक है। उसके बाद रक्त कणिकाओं में आरबीसी पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स, वो कहते हैं ना प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं खून में तो वो डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सब की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और उसके बाद ये प्लाज्मा के दो भाग कर दिए हैं। जल होता है इसका 90% होता है, इसमें वाटर 90%, और ये 10% होता है प्रोटीन वगैरह होता है, सोडियम होता है, सोडियम फास्फेट होता है, ये 10% में आता है, ठीक है। तो अब इनके हम पढ़ते हैं आगे कि रेड ब्लड सेल्स की कमी से क्या होता है और डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आप ये डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ जाते हैं, हिंदी में भी आ जाते हैं, तो आपको दोनों में याद रखना है, आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा दोस्तों, आरबीसी जो होती है वो रक्त कणिकाएं जो होती हैं 10% में ये होती है 90%, मतलब जो 90% तो जल होता है, बाकी 10% होती है रक्त कणिकाएं। अब रक्त कणिकाएं जो टोटल होती है 100% में 90% होती है आरबीसी, 90% होती है रक्त कणिकाओं में, रक्त कणिकाओं में। रक्त कणिकाओं में होती है 90%, बाकी 10% होती है डब्ल्यूबीसी। तो रक्त कणिकाओं, ठीक है, ये 90% होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं। इनका चाहे तो रेशियो आप याद रखना चाहे, रेशियो याद कर लीजिएगा, 600 और 1 इतना होता है इनका रेशियो। कि ये 600 होंगी, अगर 100% में 600 होंगी ये आपकी आरबीसी और 1% होंगी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी कम होती है, आरबीसी ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेशियो आप याद रखना, इसका रेशियो भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। लास्ट टाइम रेलवे में पूछा गया था ये। तो इसका जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन, जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये निष्क्रिय हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट है हम वही पढ़ रहे हैं। तीसरा है इसका, ये बनती कहाँ पे है, ये अस्थि मज्जा में बनती है, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, निर्माण। तो दोस्तों इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा कहाँ होता है, हड्डियों के अंदर। तो निर्माण इसका होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। ये भी एक पॉइंट याद रखना है, इसका निर्माण पूछ लिया जाता है। निर्माण हो गया, अब इसका खात्मा कहाँ होता है, कहाँ जाके। चौथा पॉइंट यही है कि आरबीसी का खात्मा कहाँ होता है। तो इसका होता है, आरबीसी का खात्मा होता है, कहाँ पे होता है भाई, प्लीहा। इनका खात्मा होता है प्लीहा में,
ये प्लीहा में जाके निष्क्रिय हो जाती हैं। प्लीहा, प्लीहा को अंग्रेजी में शायद कहते हैं स्प्लीन, स्प्लीन कहते हैं प्लीहा को, और अस्थि मज्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, तो इनका खात्मा होता है प्लीहा में, ठीक है। और ये आरबीसी हो गया, और इस ये होती है ना रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, इनका रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनका रंग होता है हीमोग्लोबिन, खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो लाल कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ये कणिकाएं जो होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल किस लिए होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन। ये एसएससी का क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स का रंग जो लाल होता है, रंग लाल जो होता है इनका, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसका रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है आरबीसी का। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है इसका काम क्या होता है शरीर में। तो इसका काम ये होता है कि जो बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो पूरी बॉडी में फैलाना है पूरी ऑक्सीजन को। तो ये हीमोग्लोबिन पूरी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाता है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर नया पदार्थ एक बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आरबीसी, इसके ये इंपोर्टेंट नोट्स हो गए, ठीक है। 2 पॉइंट और रह गए दोस्तों इसमें कि इनकी कमी से रोग जो होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। आरबीसी की कमी से क्या होता है, तो आरबीसी की कमी से होता है भैया एनीमिया, खून की कमी जो हो जाती है वो आरबीसी की कमी से हो जाती है। हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता, मतलब खून की कमी। अगर आरबीसी रक्त कणिकाओं में कम है तो खून की कमी हो जाती है। तो यही है कि कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो पहला ये है एनीमिया, ये इंग्लिश में भी आ जाता है और हिंदी में भी आ जाता है, दोनों में याद रखना पड़ेगा एनीमिया, ठीक है। और दूसरा है पीलिया। अब भैया खून कमी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगी, लालपन कम हो जाएगा, तो पीली पीली हो जाएगी ना, इसलिए पीलिया हो जाता है। ऐसे ही करके बस ट्रिक समझ के याद रखना है हमें। जब कम हो जाएगा खून, एनीमिया यानी रक्त अल्पता, मतलब रक्त खून की कमी, और ये पीलिया, पीला पीला खून पड़ने लगेगा जब भैया रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 रोग होते हैं इसकी कमी से। अब हम पढ़ेंगे WBC। तो अब हम पढ़ेंगे WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC इंग्लिश में भी याद रखना है, ठीक है। तो ये होती हैं, इनका रेशियो मैंने आपको बता ही दिया कि WBC और RBC, भाई रेशियो जरूर याद रखना, रेशियो पूछ लिया जाता है। WBC और RBC का क्या रेशियो होता है, ये 1 होगी, ये 600 होंगी, ये इसका रेशियो होता है, अनुपात, ठीक है। ये 600 के बराबर 1 ही होती है। चलो भाई आगे देखते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC ये कम होती हैं, मात्रा में बहुत कम, देखा ना, रेशियो 1 रेशियो होता है इसका, ठीक है। ये हो गया। इनका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन होता है सिर्फ। RBC का याद रखना है 120 दिन होता है, इनका होता है 3 से 4 दिन ये जीवित रहती है, उसके बाद निष्क्रिय हो जाती है। आकार में ये बड़ी होती हैं, काफी बड़ी होती है ये, ठीक है। निर्माण इनका वही अस्थि मज्जा में होता है, RBC का भी निर्माण यही होता है, अस्थि मज्जा,
अस्थि मज्जा समझते हैं कहाँ पे होता है? हड्डी होती है, हड्डी में, हड्डी के अंदर जो होता है सफेद सफेद, वो अस्थि मज्जा ही होता है। ठीक है, इनका अंत कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का अंत होता है रक्त में ही हो जाता है, ये रक्त में ही खत्म हो जाती है। ये नोट करने वाले पॉइंट है, ये नोट करते जाना भाई। इनका अंत हो जाता है रक्त में ही, और इसका कार्य होता है, इसका कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगर शरीर में डब्ल्यूबीसी कम होगी तो कोई छोटी सी भी बीमारी हमें ऐसे घेर लेगी जैसे कितनी बड़ी बीमारी हो, उठन चला नहीं जाएगा। तो ये अगर कम होगी शरीर में तो, और सही रहेंगी तब तो कोई बात नहीं। तो इनका यही कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। सही है भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना यानी इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को ये ठीक करती हैं। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होगा उन्हें कोविड-19 कोरोना नहीं होगा, तो आप याद रखना। और इसकी कमी से, वही समझ लो, इसकी कमी होगी तो वही आपको कोरोना जैसी काफ़ी बीमारियां हो जाएंगी, खुदा ना करे किसी को हो। तो इसकी कमी से क्वेश्चन अगर आता है तो हमें एड्स मिलेगा, एड्स। एड्स उसी को हो जाता है भैया, जो डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो एड्स बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये इसकी बीमारी हो जाती है कमी से। तो ये रहा डब्ल्यूबीसी। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स हम। ठीक है, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो भाइयों प्लेटलेट्स हम पढ़ रहे हैं। प्लेटलेट्स गांव में कहते हैं प्लेटें कम हो गई। तो ये खून में कितनी होती हैं? ये खून में होती हैं 4.5 लाख से 5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटें गांव में कहते हैं। तो ये कितनी होती हैं? 4.5 लाख से 5 लाख। एग्जाम में आता है कितनी होती है, तो ऑप्शन में मिल जाएगा 4.5 लाख से 5 लाख तक होती हैं, 5 लाख तक होती हैं। चेकअप करा के आते हैं कि प्लेटें कम निकली हैं। ठीक है, तो ये 4.5 लाख से 5 लाख तक आए तो सही है, बॉडी में कम हो रही है तो भैया इलाज कराओ फटाफट। तो कार्य, इनका कार्य क्या होता है? ये खून अगर ये कम हो जाएंगी तो खून कहीं कट गए, कुछ हो गया तो बहता रहेगा खून, तो ये खून को बहने से रोकती हैं, बहने से रोकती हैं। हम ब्लड के बारे में आज पढ़ रहे हैं, बहने से रोकती हैं। ठीक है भाई, इनकी कमी से रोग हो जाते हैं चिकनगुनिया। अगर प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो चिकनगुनिया हो जाएगा, चिकनगुनिया। डेंगू, इसी तरह की बीमारी हो जाएगी, पीलिया, डेंगू, मतलब रक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाएगी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो यही है इसमें प्लेटलेट्स में कि ये 4.5 लाख से 5 लाख होती है, बहने से रोकती है खून को, और चिकनगुनिया और डेंगू जैसी इसकी कमी से हो जाती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, एक होता है प्रोटीन होता है रक्त में, हेपेरिन। कौन सा होता है? हेपेरिन। ये प्रोटीन होता है खून में। अगर खून में ये ना हो, अगर प्रोटीन, तो खून हमारा जम जाएगा, थक्का बन जाएंगे बड़े बड़े, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन जो होता है कि वो रक्त को जमने नहीं देता, खून को जमने नहीं देता, ब्लड को, तो वो होता है हेपेरिन। इसका आंसर हेपेरिन देना है। अब हेपेरिन तो जमने नहीं देता है, और जम भी जाता है, जो कहीं कट गए तो खून थोड़ी देर तो बहता है, उसके बाद जम जाता है। तो वो जमता किस लिए? उसके लिए होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन
ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फाइब्रिनोजन। एक्सपीरियंस से बता रहे हैं भाई, ये आए हुए हैं कई बार। वो कौन सा प्रोटीन होता है ब्लड में जिसके कारण खून का थक्का जम जाता है? तो फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे जो रक्त होता है शरीर में किन किन चीजों के द्वारा पहुंचता है, रक्त का संवहन कैसे होता है, चलना फिरना रक्त में किस किन जगहों से जाता है। ओके, तो वो हम पढ़ रहे हैं। आज हम रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो रक्त का संवहन होता है दो तरीके से, एक होता है धमनी, दूसरा होता है सिरा, सिराएं। ठीक है, रक्त दो नाड़ियों में बहता है। नाड़ी जो होती है हमारी, दो नाड़ियों में बहता है, दो तरह की होती है, एक धमनी होती है, एक सिरा होती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है हमेशा, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त, और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये नोट करते जाना भाई, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में बहता अशुद्ध। इसमें ये ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है। इसमें जैसे ये जो धमनी होती है, अब इसके बाद ये धमनी कहाँ से कहाँ जाती है, शुद्ध रक्त कहाँ होता है, अशुद्ध कहाँ रहता है। तो पहले जब से हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सांस ली, तो उसके बाद रक्त जो होता है ना, वो फेफड़ों में जाता है सबसे पहले। तो हम डायग्राम बना ले रहे हैं इनका। फेफड़े, पहले क्या होता है कि फेफड़े में लंग्स जो होते हैं हमारे, फेफड़े में रक्त होता है पहले शुद्ध, फिल्टर करता है फेफड़े हमारे क्या करते हैं, रक्त को फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर यानी शुद्ध कर देते हैं। अब ये शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, शुद्ध रक्त बहता किसमें, धमनी में। ठीक है, ये धमनियों में बहता है। अब धमनी से बहते बहते कहाँ जाएगा, ये दिल में चला जाता है, हार्ट में, हृदय कहते हैं, हृदय। सही है, दिल तो कहना सही नहीं है, हृदय में जाता है। सही है। अब सिराओं का क्या काम होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है वो दिल से हृदय में जो होता है, जो बच जाता है, हृदय से जाता है सिराओं से जाता है। सही है, सिराओं से जाता है अशुद्ध रक्त, ये वही फेफड़ों में ले जाता है, फेफड़े। यही दोनों काम है इसके बस। अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों में सिराओं के द्वारा, और शुद्ध रक्त जाता है धमनियों में, धमनी के द्वारा हार्ट में यानी हृदय में पहुंच जाता है। दूसरा इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कुछ सिरा या धमनी ऐसी होती है, हमने बताया धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो आ जाता है पल्मोनरी, इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी धमनी और हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ये पूछ लिया था, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सब में शुद्ध बहता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे ही फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा होती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये अपोजिट हो जाती है एक दूसरे की, शुद्ध रक्त बहता है इसमें। ठीक है, ये याद करते रहना भाई, याद नहीं नोट करते रहना। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा ये उल्टी हो जाती है, वैसे धमनियों में शुद्ध बहता है, इसमें अशुद्ध बहता है, तो ये उल्टा हो जाता है थोड़ा इसमें, फुफ्फुस, इसलिए इसका नाम रख दिया फुफ्फुस। इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी सिरा। ठीक है,
रक्तदाब, रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर, इसे चेक करते हैं हम लोग, जाते हैं डॉक्टर के पास तो लगा के करता है, एक यूनिट होता है। रक्तदाब कितना होता है 120 से 80। अगर आपका 120 से 80 के बीच में है तो नॉर्मली होता है, 120 से ऊपर होता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, 80 से कम होता है हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन, ये होती बीमारियां। धड़कन, धड़कन सबको पता होता है 72 बार प्रति मिनट। एक मिनट में 72 बार धड़कन धड़कती है। रक्तदाब की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। रक्तदाब की खोज किस की थी, एच हेल्स ने। सही है, कब की थी, 1773 में। में की थी, और पहले की थी हॉर्स के ऊपर, ठीक है, हॉर्स के ऊपर की थी, और एच हिल्स थे। 1733 में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर की खोज की थी। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। 120 से 80 के बीच में होता है, ठीक है, ये याद चाहे तो कर लो। संकुचन दाब, संकुचन, है 120 से 80 के बीच में होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंरचना पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जय हिंद दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आए दोबारा से रिप्ले करके वीडियो देखें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।